नमस्कार दोस्तों कुछ एक लम्हे ऐसे होते हैं कि दशकों बीत जाएं, लेकिन उनकी संवेदनाएं, उनकी जो पीड़ा है उन लम्हों की या उन लम्हों के जो एहसासात हैं वो कभी भी हाशिए पर नहीं जाते, जा ही नहीं पाते। आज 22 मार्च है। आज जिस घटना को लेकर कुछ जानकारियां आपस में बांट रहे हैं, उनकी शुरुआत आज के दिन से हो गई थी। आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों, उसके शख्स के बारे में या आज के दिन के बारे में बात करते वक्त भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैंने जो सामग्री जो आज आपके सामने आपसे बांटने जा रहा हूँ, ये सामग्री दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज जब उसको दोबारा पढ़ा नए संदर्भ में, तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि आज फिर एक बार आंखें नम हुई। मित्रों, 90 वर्ष के बाद, लगभग 90 वर्ष के बाद भी आज का दिन जब भी आता है तो बहुत सारे एहसास जो हैं वो जहन में तारी हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसके बावजूद ये है कि ज़िंदगी कभी थमती नहीं है, चाहे 90 वर्ष हो जाएं या और भी 90 वर्ष ऐसा सिलसिला चलता रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को महसूस करेंगे कि ये दिन जो है भारतीय इतिहास का कैसा दिन था, जिस दिन बहुत सारी मर्यादाएं ज़िंदगी की वो ताक पर रख दी गई थी और एक अजीब ढंग से इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े महानायक को आखिरी सांस लेने पे मजबूर कर दिया गया था। मित्रों, बात कर रहे हैं हम शहीद आज़म भगत सिंह की। आप कोई भी शख्सियत ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि जिसके नाम के साथ एक विशेषण लगा हुआ है शहीद आज़म, और शहीद आज़म उसके नाम का हिस्सा बन जाए। अब जब भी भगत सिंह को कोई भगत सिंह के नाम से नहीं याद करता, वो शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से याद करते हैं। और मित्रों, इस शख्स की ज़िंदगी में 22 और 23 की जो शाम थी, 23 मार्च की और 22 मार्च की शाम, वर्ष आज से आप पूरा लगभग 90 वर्ष पहले की बात है, 1931 का वर्ष था। और उस दिन लाहौर में 22 मार्च के दिन, आज के दिन, बहुत बड़ी आंधी आई थी। जैसे कुदरत भी एक अजीब सा अपना एक रुदन पाठ कर रही है, एक विलाप कर रही है, ऐसा लगता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये प्रकृति भी जो है आज असहज महसूस कर रही, सहज महसूस नहीं कर रही। और ये सिलसिला मित्रों आज 22 मार्च से शुरू हो गया था। भरपूर आंधी आई थी इस दिन। पूरी शहर की आबादी, पूरे लाहौर शहर की आबादी इस दिन शाम से ही एक तूफ़ान से जूझ रही थी। और इससे पहले दिन में एक हादसा हो चुका था। वो हादसा ये था कि दिन में लाहौर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एम.वी. भिंडे थे। वो ICS उन दिनों में न्यायमूर्ति बन जाया करते थे, जजेस में बन जाया करते थे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। उनके सामने कुछ याचिकाएं आई। एक याचिका उसमें ये थी कि जिस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा देने का हुक्म दिया था, उस ट्रिब्यूनल को डेथ वारंट जारी करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद, एक तो होता है होनी नहीं टलती, दूसरी बात ये होती है कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो इरादे थे उन दिनों में वो टलने वाले नहीं थे। वो तय कर चुके थे और वो समझते थे कि जो हमने तय कर लिया वो होगा। उसके रास्ते में ना कोई कानूनी वैधानिक मर्यादाएं आएंगी, ना ही कुदरत का कोई कहर सामने आएगा। जो भी होगा उसको सब लोग झेलेंगे और ये जो होना है वो तयशुदा है और वो होकर ही रहेगा। ये उनका एक तौर तरीका था अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने का। और मित्रों, 23 मार्च की सुबह सब कुछ शांत था। जैसे आपको मालूम है कि फांसी का दिन वस्तुतः 24 मार्च का था। अदालत के निर्णय के अनुसार तीनों को 24 मार्च को सुबह फांसी दी जानी थी।
लेकिन माहौल को देखते हुए उनको लगता था कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग तयशुदा तारीख पर फांसी दे सकें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ आएंगे और हो सकता है वो कुछ भी हिंसक रूप भीड़ ले ले और उसके बाद जेल को संभालना या फांसी घर को संभालना ये मुमकिन ना रहे। बहुत कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थी कानून व्यवस्था का नियंत्रण करने वालों के सामने, और आखिर चुपचाप ये फैसला हुआ कि जो करना है वो एक दिन पहले, लगभग निश्चित समय से 11-12 घंटे पहले ही कर दिया जाए। और ये फ़ैसला 23 मार्च को फांसी देने का जो फ़ैसला था, ये एक उच्चाधिकारियों की एक मीटिंग में हुआ, और उस मीटिंग में जो गवाहियाँ मिलती हैं, जो उस दौरान जो कुछ घटा, वो घटनाएं बड़ी विचित्र थीं। और सेंट्रल जेल लाहौर की, वो जेल जिसमें ये फांसी घर था, जिसे बाद में एक शादमान चौक का नाम दे दिया गया। चौक इसलिए बना, ये नहीं था कि वो उनके मन में कोई बहुत बड़ी एक बात थी कि इसको स्मारक बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जेल में कुछ एक तब्दीलियाँ आई थी, और तब्दीलियों में वह हिस्सा शादमान चौक जिसको आज कहते हैं, वह हिस्सा जो उस वक्त फांसी घर था, उस हिस्से को मूल डिज़ाइन से बाहर कर दिया गया ताकि जेल की जो चार दीवारी है उसको और भी सुरक्षित और पक्का किया जा सके। लेकिन ये सोच अपनाने वालों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये जो स्थान है, इसके साथ कुछ पाकीज़ा यादें जुड़ी हुई हैं, और लोग इस स्थान पर आकर हर साल फूल चढ़ाने पे मजबूर होंगे, और यहाँ पर बहुत कुछ होगा, और ये एक स्थायी रूप से स्मृति स्थल बन जाएगा। इस बात का एहसास उन लोगों को नहीं था। तो मित्रों, 23 मार्च को शाम को मीटिंग हुई सेंट्रल जेल में, और सेंट्रल जेल में जेल सुप्रीडेंट उन दिनों में थे मेजर PD चोपड़ा, और उनके कमरे में सब कुछ तय हो गया कि जो आखिरी मुलाकात करवानी है वो सुबह 10 बजे करवा दी जाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर सुबह 10 बजे आप आखिरी मुलाकात करवाएंगे तो उस वक्त भी हंगामा मचेगा कि आखिरी मुलाकात का वक्त पहले क्यों रख दिया गया, तो बहुत दिक्कत आएगी। बहरहाल तय हो गया सुबह 10 बजे का समय, 10 बजे आखिरी मुलाकात होगी। और आखिरी मुलाकात में सबसे पहले मिलने वालों में भगत सिंह के वकील थे प्राणनाथ मेहता, और मेहता को आपस में कोई बात नहीं हो पाई। मेहता का मन भरा हुआ था और आवाज़ उनकी भी भर्राई हुई थी, और उस वक्त शहीद आज़म ने बड़े मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाते हुए, उस 23 वर्ष के नौजवान ने उसके कंधे को थपथपाया, उसे जैसे हौसला दे रहा है, और कुछ कागज़ों के पुलिंदे उसको सौंपे, और मेहता बिना कुछ कहे नम आँखों से बमुश्किल अपने आप को संभालते हुए वहाँ से बाहर निकल आए। उसके बाद कुछ लोग और भी मिले, उनमें जेल सुप्रीडेंट चोपड़ा भी थे, 4 अन्य अधिकारी थे। एक स्टीड था जो अंग्रेज़ था, बारकर थे, रॉबर्ट्स थे, हॉर्डिंग थे, सारे के सारे अंग्रेज़ अधिकारी थे। और ये आखिरी बार उनसे मिले, और उन्होंने आखिरी बार एक बार फिर मशक्क़त की, इस बात की भगत सिंह को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, अगर तुम इस अपील पर साइन कर दो जिसमें माफ़ीनामा है, तो वह अब भी कोशिश कर सकते हैं कि ये फांसी टल जाए और इस पर फिर से विचार हो। लेकिन भगत सिंह को जब मालूम हुआ कि जब वो कोई ऐसी बात कहने वाले हैं, तो उन्होंने उसको बीच में ही सबको टोक दिया कि मैं ऐसी कोई भी सलाह, ऐसा कोई भी मशवरा ना सुनने को तैयार हूँ, ना कबूल करने को तैयार हूँ। और इसके बाद तय था कि अब कोई चारा नहीं है, तो जो फांसी 24 मार्च को होनी थी, सुबह होनी थी, वो 23 मार्च की शाम तक तय कर दी गई कि 23 मार्च की शाम को ही, जो ही सूरज ढलेगा उस वक्त ही इनकी ज़िंदगी का सूरज भी ढल जाएगा उसके साथ ही। और दिन में शाम के वक्त कुछ समय पहले वहाँ का एक सीनियर जेल वार्डन था छतर सिंह, वो बहुत ही उखड़े हुए आवाज़ में इन तीनों की बैरकों के पास आया और तीनों को बता दिया कि भाई अलविदा कहने का वक्त आ गया है।
और उसके बाद उससे भी ज़्यादा बात हो नहीं पाई। लेकिन इन तीनों के चेहरों पर एक अजब रौनक उस वक्त छा गई और लगा कि ये लोग मृत्यु के भय से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं और इनका ध्यान जो है बिल्कुल वो सिर्फ़ एक बात की ओर कि हम अपनी शहादत दे रहे हैं, हमें मौका मिल रहा है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए शहादत देने का। और इस बात को उनको बड़ा एक संतोष उनके चेहरों पर झलक रहा था, तीनों के चेहरों पर। और उस वक्त भगत सिंह ने एक उस जेल का एक मेहतर था, सफाई कर्मचारी, उसको बड़े लाड से वो लोग बेबे कहा करते थे कि बेबे आ गई। और भगत सिंह ने बेबे से कहा कि बेबे आज तुम ऐसा करना, आज शाम को जो खाना खूना है ना वो ले आना मेरे लिए, मेरा मन कर रहा है कि तेरे हाथ का खाना खाकर इस दुनिया से कूच करूं और शहादत से पहले पहले तेरा जो लजीज़ खाना होता है तेरे हाथ का बना हुआ वो मैं ले सकूं। और बेबे को इस बात की तस्कीन तो हुई, चेहरे पर एक मुस्कान भी आई, दर्दीली मुस्कान जिसे आप कह सकते हैं। उसको बड़ा बोझ सा लगा। बहरहाल उसने ये भी कबूल किया कि ये चलो मेरी खुशकिस्मती ये है कि शहीद जो हैं, होने वाले जो शहीद हैं, ये मेरे हाथ का खाना खाएंगे, आखिरी खाना। तो ये उसको एक तस्कीन सी महसूस हुई और वो भी आंखें नम करती हुई वहाँ से वो नम करता हुआ, क्योंकि बेबे तो उसका नाम था ना, वस्तुतः वह एक पुरुष था, और वो आंखें नम करता हुआ वहाँ से पीछे हट गया। और लेकिन उसके मन में एक संतुष्टि थी कि इन बच्चों को मैं, इन जवानों को मैं अपने हाथ से खाना खिला के विदा करूँगा, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उसने वादा किया कि मैं शाम को पहले पहले खाना आखिरी तुम्हें खिला जाऊँगा। और उस वक्त भगत सिंह ने एक अपने दोस्त को याद किया। दोस्त का नाम था क्रांति कुमार। क्रांति कुमार अक्सर जब भी जेल में आता था रसगुल्ले लेकर आता था। कुछ दिन पहले भगत सिंह ने फरमाइश की, क्रांति कुमार यार तू रसगुल्ले खिलाता रहा है, अब वो दिन शहादत का आने वाला है, तू भी एक बार रसगुल्ले ले आ, हमें खिला दे। और उस दिन उसने भी, क्रांति कुमार ने पूरी तैयारी के साथ बाज़ार से रसगुल्ले एक अच्छी दुकान से ख़रीदे जो उनकी पसंदीदा दुकान थी, और वो अपने साथ वो लिफाफा खुला रख के लाया था कि अगर इजाज़त मिली तो लिफाफा दिखाकर मैं इनको जो भी जेल के कायदे कानून होते हैं इनकी आखिरी फरमाइश में अभी पूरी कर पाऊँगा। लेकिन मित्रों, शाम के वक्त से पहले पहले ना तो वहाँ पर क्रांति कुमार को प्रवेश करने दिया गया रसगुल्लों के साथ, और ना ही बेबे को उसके हाथ का जो पका हुआ खाना था वो साथ लेकर अंदर आने की इजाज़त दी गई। अचानक दोपहर के बाद जब जेल में सारी गतिविधियां तेज़ हो गईं, कुछ ट्रक अंदर जेल में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उस वक्त सैकड़ों जवान भी उनके साथ ट्रकों में, जो पुलिस के जवान थे ब्रिटिश साम्राज्य की, वो भी ट्रकों में बैठकर उस जेल के अंदर पहुंच गए। जेल की दीवारें बंद कर दी गईं, कड़ा पहरा था उस दिन। और उस दिन अचानक सब कुछ एक प्रकार से जैसे एक तयशुदा कार्यक्रम है और उसके मुताबिक बड़ी मुस्तैदी के साथ एक चीज़ तय की जा रही है। जल्लाद मसीह, जो उस वक्त का बहुत ही मशहूर जल्लाद था, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करने वाला, तो उसको भी वो नज़दीक ही एक कस्बा था शाहदरा, तो शाहदरा का वो रहने वाला था, तो शाहदरा का रहने वाला वो भी वक्त से पहले उसको भी बुला लिया गया कि तुम भी 23 मार्च को शाम से पहले पहले वहाँ पहुँच जाओ। और तीनों जवानों को जब उनकी जेल की कोठरियों से बाहर निकाल कर फांसी घर की ओर ले जाया जाने लगा, तो तीनों हाथ उठाकर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, ये नारे लगाते हुए वो कोठरियों से निकले। और आवाज़ें जेल की दीवारों के बाहर भी पहुंची। स्वयं क्रांति कुमार ने मुझे भी एक भेंट में बताया था कि वो उस वक्त वहाँ के एक एडवोकेट पिंडी दास के पास खड़े थे जेल के बाहर। जब अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हुई तो उस वक्त इनकी दोनों की आंखें जो है वो नम भी हुई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे कि अब लगता है कि वक्त से पहले बहुत कुछ घट जाएगा, कब होगा पता नहीं चला। और बाद में सोढ़ी का घर, एक्चुअली जो एडवोकेट सोढ़ी थे, इनका घर बिल्कुल जेल के बिल्कुल पास था, इसलिए आवाज़ें अंदर की वहाँ तक सुनाई दे जाती थी। और जब तीनों को धीरे धीरे
फांसी के तख्ते की ओर ले जाया गया तो रॉबर्ट्स ने उस वक्त भगत सिंह से कुछ बात की, उसके कान में कोई बात कही। क्या कहा रॉबर्ट्स ने वो तो सुनाई नहीं दे पाया, लेकिन भगत सिंह ने जो जवाब दिया वो सब ने सुना। और भगत सिंह का जवाब था कि लोग जल्दी ही देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि भारतीय आज़ादी के सिपाही कितनी बहादुरी के साथ मौत का फंदा चूमते हैं। और ये कहते हुए तीनों उस फांसी घर की ओर रवाना हो गए और तीनों ने ही अपने मुंह पर काला कपड़ा जो तयशुदा होता है मुंह पर बांधने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम हंसते खेलते, हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये नहीं है कि हमारे चेहरों पर कोई उदासी हो गई, हम हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमना चाहते हैं और आप हमें रोक नहीं सकते। और जब भगत सिंह को जब काला नकाब दिया डिप्टी कमिश्नर ने तो उस वक्त उसने काला नकाब फ़ौरन उतारा और उसके मुंह पर दे मारा कि ये काला नकाब तुम्हें मुबारक, और हम लोग हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमेंगे। और सबसे पहले भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, वो शहीद हुआ। उसके बाद राजगुरु और उसके बाद सुखदेव, और तीनों ही आखिरी सांस तक इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। और फांसी के समय मित्रों बहुत सारे लोग वहाँ पर और भी मौजूद थे। वहाँ का जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल थे लेफ्टिनेंट कर्नल हार्पर नेल्सन, और सिविल सर्जन वहाँ के वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो तीनों ही वहाँ पर इसलिए मौजूद थे कि जब फांसी के फंदे पर लटक चुके तीनों शहीदों की जो शव हैं वो सामने आएंगे तो वो लोग तस्दीक करेंगे कि मेडिकली ये तीनों शहीद हो चुके हैं, तीनों समाप्त हो चुके हैं। और तीनों शवों को फांसी के फंदे से, फांसी के तख्ते से नीचे पहले जाता है जैसे एक दस्तूर होता है। उसके बाद तीनों शवों को निकाल कर ट्रक में रखा गया, लपेटा गया कफन के साथ और ट्रक में रखा गया। और ट्रक में 2 पुलिस अधिकारी थे, सुदर्शन सिंह और एक अमर सिंह, दोनों फौजी ट्रकों को के साथ तीनों शहीदों के शवों को रखकर उस शाम के अंधेरे में वहाँ से बाहर निकले। और उनके साथ एक सिख ग्रंथी भी था और कसूर का एक ब्राह्मण था, पुजारी जगदीश शर्मा आचार्य था। वो उस जो अंतिम रस्में अदा करते हैं वो एक औपचारिकता होती है कि उनको भी साथ लिया गया, इसलिए कि अंतिम क्रिया जो है वो जैसे जो नियम हैं, जो संस्कार हैं उनके मुताबिक ही अदा की जाएं। और उसके बाद हुसैनी वाला के पास मित्रों एक गांव है सीमा पर, गंडा सिंह वाला। तो गंडा सिंह वाला गांव के बाहर ही एक वीरान जगह पे जो पहले से तयशुदा थी, वहाँ पर शवों को जल्दी जल्दी से सुपुर्दे खाक तो क्या करना होता है, लेकिन जला दिया गया चिता में। और उसके बाद जल्दी जल्दी से अधजली जो अस्थियां थी उनको एकत्र किया गया, राख तक को भी वहाँ से एकत्र किया गया। और उसके बाद अस्थियों को सतलुज के जल में बहा दिया गया ताकि कोई भी ऐसी निशानी न बचे जो कल लोगों को, आने वाले कल यानी 24 मार्च को लोगों को एक उबाल से भर दे। ऐसी चीज़ कोई सामने बचनी नहीं चाहिए। और इस नापाक केस में मित्रों सबसे बड़ा दुखद जो पहलू था वो शहादत तो होनी थी, वो तयशुदा थी। उन्होंने भी तय कर रखा था कि हम तो आज शहीद होंगे ही होंगे अपनी वतन की आज़ादी के लिए। लेकिन बाद में जो हुआ वो ज़्यादा पीड़ादायक था। इनके 4 साथी ऐसे थे जो बहुत करीबी थे। 4 साथी थे हंसराज वोहरा, जय गोपाल, फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बैनर्जी। ये चारों उस मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। चारों उनके बहुत गहरे करीबी दोस्त थे। और वोहरा के मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध भी था कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा, मैं बहुत एक नापाक फ़ैसला ले चुका हूँ सरकारी मुखबिर बनने का, लेकिन ये ठीक नहीं था। उसके मन में कहीं अपराध बोध भी था जिसकी अभिव्यक्ति उसने बाद में एक पत्र भेजकर भगत सिंह के भाई को व्यक्त भी कर दी थी। और उसने कोई भी नगद पुरस्कार मुखबरी का जो तयशुदा था वो भी लेने से इनकार किया कि नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैंने मुखबिर तो बन गया मैं अपनी मजबूरियों की वजह से, आप लोगों के दबाव से, लेकिन कोई इनाम लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसको जागीर भी एक ऑफ़र की गई थी, उसने जागीर लेने से भी इनकार कर दिया और लिखित रूप में उसने
कि मैं ये कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करूँगा। और लेकिन उसने एक बात पूछी गई कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा मुझे यहाँ से भेज दीजिए बाहर। और उसे लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भेजा। उसने वहाँ से जर्नलिज़म की डिग्री भी ली और उसके बाद वाशिंगटन में एक भारतीय अखबार के संवाददाता के रूप में उसने बाकी ज़िंदगी काटी और रिपोर्टर बनकर दुनिया भर की वो खबरें देता रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 बड़े बड़े अखबारों ने उसकी सेवाएं ली। उनमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, उनमें स्टेट्समैन भी था और एक और अखबार था डेक्कन हेराल्ड। तीनों ने उसकी सेवाएं ली। बहरहाल दूसरे मुखबिर जयगोपाल को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया और उसने ले लिया। तीसरे फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी को बिहार के चंपारण ज़िले में 50-50 एकड़ भूमि की जागीर दी गई, जो उन्होंने कबूल कर ली। और आईजी जेल जो इन दिनों में था, उसको अपने फ़राइज़ का अंजाम देने के पुरस्कार स्वरूप उसको नाइटहुड से सम्मानित किया गया। और फांसी के समय जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था खान साहब, जो उस वक्त मौजूद थे, श्रीमान जी मोहम्मद अकबर ख़ान, वो भावुक होकर रोने लगे थे। उस वक्त उनकी रुलाई छूट गई, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया शख्स। वो इंसानी जज्बात होते हैं। उसको इस बात की सज़ा मिली कि ये रोया क्यों, और सज़ा के स्वरूप उसको बिल्कुल एक डिमोट कर दिया गया और उसके पद से नीचे का पद जो है उसको दिया गया, ताकि वो सारी उम्र इस बात पर पछताए कि उसने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया। और सबसे बड़ी दुखद बात ये थी कि जो कागज़ात अंतिम वक्त में भगत सिंह ने अपने वकील को सौंपे थे, वकील ने इस डर से कि कहीं पुलिस मेरे घर में छापा ना मारे और उन कागज़ात को ले ना जाए, उसने जालंधर में अपने एक दोस्त के घर रख दिए। और दोस्त के घर भी जब वो पुलिस के दायरे थोड़े से बढ़ने लगे तो उसको भी शक हुआ कहीं मैं ना मारा जाऊं, तो उसने वो सारे के सारे दस्तावेज़ आग में जला दिए। तो एक आखिरी जो बातें बहुत सारी कहना चाहता था शहीद आज़म, वो मित्रों, अब ये बरसों लगेंगे इस चीज़ को भूलने में। और इस चीज़ को भूलना तो क्या है, इस चीज़ को तरतीब देने में बरसों लग जाएंगे। सबको कुछ ना कुछ मिला, उन सारे जिन्होंने गद्दारी की। और सबसे ज़्यादा जो महसूस हुआ क्रांति कुमार को, कि क्रांति कुमार एक ऐसा दोस्त था जो 14 वर्ष लगातार जेलों में रहा स्वाधीनता संग्राम के दिनों में। लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी कि ऐसे लोगों को कई बार जो प्रकृति है वो भी उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती, और वो एक हादसे में उसको ज़िंदा जला दिया गया। ये पानीपत शहर की घटना थी। और ज़िंदा जलाने के बाद भी जो केसेस दर्ज हुए उनमें कुछ नहीं निकला, किसी को सज़ा नहीं दी जा सकी। और जब क्रांति कुमार का जो शव था, जो जला हुआ शव था, जब वो निकाला गया उस स्थल से जहाँ उसको जलाया गया था, तो शव के हाथ पर एक घड़ी बंधी थी, और वो घड़ी वो थी जो भगत सिंह ने अपनी फांसी पर जाने से पहले उसको अपनी निशानी के तौर पर सौंपी थी। तो मित्रों, ये एक ऐसी दास्तान है 23 मार्च और 24 मार्च की, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी लपेट में लिया। और हम लोग भी, सारा देश उनको याद करता है, लेकिन वहाँ भी शांति किसी को नहीं मिलती। लाहौर में आज भी शादमान चौक, जो कि एक अब चौराहा है, भव्य चौराहा, जिसके आसपास कई बाज़ार बन गए हैं, वहाँ पर हर साल सैकड़ों की तादाद में युवा लोग जाते रहे हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं, वहाँ नुक्कड़ नाटक होते हैं, वहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और भगत सिंह को नाम आंखों से आज भी वहाँ याद किया जाता है। ये बात अलग है कि इस बार ये मुमकिन नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि इस बार वहाँ की हुकूमत ने उनको वहाँ पर जाने और वहाँ पर जाकर शोक सभा करने या एक जनसभा करने की इजाज़त सरकारी रूप से नहीं दी। क्या होता है ये मालूम नहीं है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पूरा का पूरा उपमहाद्वीप इस शहीदी दिवस को आज भी नम आंखों से याद करता है। शुक्रिया दोस्तों।